हाय माय डियर फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 125 और सेक्शन 126 को इन डिटेल कवर किया। हमने ये समझा कि 125 का ऑर्डर कब कब दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है और उसके लिए कोर्ट को क्या प्रोसीजर फॉलो करना रहता है, किन कंडीशंस में कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है और किन कंडीशंस में कोर्ट वो एक्स पार्टी जो डिसीजन दिया है उसको कैंसिल कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में और सेक्शन 127 और सेक्शन 128 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 127 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बदलाव की बात करता है, यानी कि सेक्शन 125 के अंडर अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसमें किस तरीके का ऑल्टरेशन कोर्ट कर सकता है उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 127 बात करता है। तो यहां से आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी talks about alteration in order passed under section 125। ऑप्शन में दे सकता है आपको सेक्शन 125 सब सेक्शन 3, सेक्शन 126 सब सेक्शन 2, सेक्शन 127 सब सेक्शन 3, सेक्शन 128। तो आप सेक्शन 127 जैसे ही लिस्ट में देखोगे आप उस पर टिक कर दोगे। तो बात करते हैं कि किस तरीके के चेंजेस ऑल्टरेशंस कर सकता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल्टरेशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला ऑल्टरेशन ये हो सकता है कि जब कोर्ट अमाउंट में चेंज करे, मेंटेनेंस के अमाउंट में चेंज करे, या दूसरा जब कोर्ट पूरी तरीके से उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे। तो हम इन एक एक कंडीशंस को समझते हुए चलते हैं। तो जब कोर्ट अमाउंट में चेंज करता है वो सेक्शन 127 सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि ऑन प्रूफ, यानी कि कोर्ट को जब हम बदलती परिस्थितियों का सबूत देंगे तो कोर्ट जो मेंटेनेंस के लिए और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या मंथली अलाउंस जो है फॉर मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस के लिए उसने जो ऑर्डर पास किया है, whether it is for the wife, whether it is for the child, whether it is for the parent or whether it is for the grandparents as per मध्य प्रदेश अमेंडमेंट, तो यहाँ पे कोर्ट उस अमाउंट में ऑल्टरेशन कर सकता है एज द कोर्ट थिंक्स फिट। तो यहाँ पे कोई भी प्री डिटरमाइंड वैल्यू नहीं दी है, प्री डिटरमाइंड कंडीशंस नहीं दी है, बस एक कंडीशन ये दी है कि आपको चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के लिए कोर्ट में वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। अब बात करें सबसेक्शन सेक्शन 127 के अंदर जो सबसेक्शन 2 है उसमें बात करता है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत ऐसा दिख रहा है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर 125 के अंडर पास किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो कोर्ट कैंसिल कर देगी। अब ये जो है ये अपने आप में थोड़ा सा इन डेप्थ समझने वाला टॉपिक है। मैंने आपको 125 को डिस्कस करते समय ये बताया था कि कोर्ट नेचर ऑफ मैरिज जरूर कंसीडर करती है जब उसको ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस देना रहता है। नेचर ऑफ मैरिज पे वो डिसाइड नहीं करती, यानी कि अगर मैरिज वैलिड है तो मेंटेनेंस देगी, मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास करेगी। अगर मैरिज वॉइड है तो मेंटेनेंस का जो राइट है वुमेन के पास 125 के अंदर वो बनता ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन 125 के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है उस एप्लीकेशन का, वो उस एप्लीकेशन को सुनते समय वो मैरिज पे डिक्लेरेशन नहीं दे सकती कि ये मैरिज वैलिड है कि इनवैलिड है। उसके लिए अगर कोई अदर कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी और उस सिविल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि वो मैरिज जो है उन दोनों के बीच में वो इनवैलिड है, तो कोर्ट को अपना ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अगर उसने ऑलरेडी 125 के अंदर दे दिया है तो सेक्शन 127 को इफेक्ट में लाते हुए सब सेक्शन 2 को समझते हुए उसको वो अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये इतनी सी बात है सेक्शन 127 सब सेक्शन 2 में। आपको यहां से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 स्टैंड्स कैंसिल्ड। तो अब आपको सब सेक्शंस दे सकता है 127(1), 127(2), 3, 4, इस तरीके की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़े हम अगर सब सेक्शन 3 की तरफ, तो यहाँ पे बात करता है कि अगर उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है किसी वुमेन के फेवर में, मेंटेनेंस का ऑर्डर किसी वुमेन के फेवर में दे दिया है, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अगर इनमें से कोई 3 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होती हैं। क्या है वो 3 कंडीशंस? तो याद रखिएगा, इन फेवर ऑफ अ वुमन की बात कर रहा है। किसी वुमन के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था, अब उसको कैंसिल करेगा। कब कैंसिल करेगा? जब उसको ये पता चल गया कोर्ट को कि उस वुमन ने रीमैरी कर ली, दोबारा शादी कर ली है। तो वो डाइवोर्स थी लेकिन अब वो रीमैरिज कर ली है उसने। उसके बाद 127
सब सेक्शन 3 क्लॉज बी में बात करता है कि जो हस्बैंड है उसने वाइफ के पास ऑलरेडी कोई अमाउंट सिक्योर करा दिया है जो कि मेंटेनेंस के नेचर का है। वो मेंटेनेंस के नेचर का कब है? वो मेंटेनेंस के नेचर का है ऑन द ओकेजन ऑफ डाइवोर्स अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ। उसने ऑलरेडी कोई अमाउंट दे दिया है तो मेंटेनेंस की बात ही नहीं आती। अब ये जो सेक्शन 127 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाह बानो केस के लिए। तो शाह बानो ने 125 के अंडर ऑर्डर मांगा था मेंटेनेंस के लिए और उनके हस्बैंड ने 127 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी का डिफेंस किया था, क्योंकि उसमें हस्बैंड ने ये क्लेम करा था कि उसने पहले अपनी वाइफ को मैट्रिमोनियल घर से निकाला, उसके बाद वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए वहां की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ इंदौर की कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वाइफ के फेवर में एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स देने के बाद उसने इद्दत पीरियड यानी 2 साल के दौरान वाइफ को कुछ अमाउंट जो था वो देता रहा था और उसने कोर्ट में 3,000 रुपए मेहर के तौर पे भी सिक्योर करा दिए थे हाई कोर्ट में। जब वाइफ अपील के लिए हाई कोर्ट में गई तो यहाँ पे उस हस्बैंड ने ये बोला कि जो मेहर उसने सिक्योर किया था वाइफ को वो बेसिकली 127 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी के अंडर जो पर्सनल लॉ में अलाउड है वो अमाउंट है मेहर, यानी कि मुस्लिम लॉ के अंडर, शरियत लॉ के अंडर जो मेहर है वो पर्सनल लॉ के अंडर एक अमाउंट है जो उसने सिक्योर कर दिया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैसला, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया वो यही आया कि जो मेहर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर, whether it would be considered as an amount which is secured to a wife on occasion of divorce। यहाँ पे ये जो है ये कैच है, on occasion of divorce। तो उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में ये बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये लिखा हुआ है जो मेहर है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि वाइफ को उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को सिक्योर करना रहता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट जिसको शादी के समय दिया जाता है उसको डाइवोर्स के समय का अमाउंट कैसे कंसीडर करेंगे? करेक्ट है? समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें जो शाह बानो के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉज के इस प्रोविजन को नकार दिया था और ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद बना था हमारे देश में। तो आप शाह बानो केस के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो या आप शाह बानो केस के हमारी पर्टिकुलर वीडियो है जिसको आप देख सकते हो, आपको फैक्ट्स ऑफ द केस और क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो डिस्कस हुए हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गई बात यहाँ पे सेकंड कंडीशन की। तीसरी कंडीशन जो सब सेक्शन 3 में 127 की दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो वुमेन है उसने अपनी मर्जी से अपना राइट सरेंडर कर दिया है किसी भी तरह के मेंटेनेंस, मंथली अलाउंस या इंटरम मेंटेनेंस के लिए। तो ये तीनों कंडीशंस जो है अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगा? पूरी तरीके से ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमारा 127 खत्म होता है। याद रखिएगा कि 127 का जो सबसेक्शन 3 है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 128 की बात करते हैं। तो सेक्शन 128 बेसिकली इस पूरी राम कथा, चैप्टर 9 की राम कथा को खत्म करता है और ये बोलता है कि एक मेंटेनेंस का ऑर्डर है, पास कर दिया गया है, 126 भी देख लिया गया, 127 भी देख लिया गया। अब जो एनफोर्समेंट है ऑर्डर का, मान लो कि हस्बैंड के अगेंस्ट या किसी पर्सन के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास कर दिया गया, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया गया, तो उसको एनफोर्स कैसे कराएं? हस्बैंड का जुरिस्डिक्शन, हस्बैंड दूसरी टेरिटरी में रहता है, कहीं और रहता है, तो दूसरी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वहां पे। तो यहाँ पे किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ये ऑर्डर को एनफोर्स करा सकता है। करेक्ट? इस ऑर्डर को एनफोर्स करा सकता है बशर्ते 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। सबसे पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है कि ही इज कंफर्म्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया गया है। उसको पता है कि फला फला व्यक्ति उसके जुरिस्डिक्शन में रहता है और उसी व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2 कि उसको नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस जो है वो भी कंफर्म है कि इसने जो अमाउंट था वो अभी तक पे नहीं किया है। अगर उसने अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है तो कोर्ट कैंसिल कर देगी ऑर्डर अपना। याद है आपको, कैंसिलेशन कर सकती है, ऑल्टरेशन 127 के अंडर कर सकती है कोर्ट। करेक्ट? और वो भी कब कर सकती है? बी के अंडर। अगर उसको ये कंफर्म हो गया कि उसने हमारा अमाउंट पे नहीं किया है तो उस मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 125 के ऑर्डर को इन्फोर्स करा देगा। 128 में एक चीज और कही गई है कि जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर है जिसके फेवर में दी गई है
उसको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, उसको या उसके गार्जियन को या किसी ऐसे इंसान को जिसके फेवर में ये मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है। तो ये पूरी कहानी के साथ हमारा चैप्टर 9 जो है सीआरपीसी का स्टैंड्स कंप्लीटेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 125 और सेक्शन 127 पे आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे हर साल हर स्टेट पीएससी में जुडिशरी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं आपको उन क्वेश्चन से वन बाय वन लेके जाऊंगा। उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो कंसेप्ट आप समझते हुए अभी तक आए हो वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरे अटेंशन के साथ देखिएगा, क्योंकि वो आपको बेसिकली प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह काम करेगा कि आपको कंसेप्ट कितना ज्यादा समझ में आया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इसका कंटेंट समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। कोई आपका ओपिनियन है जो आप मुझे देना चाहते हैं, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम टू मी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।